SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रेलवे ट्रैक पर मिला युवकों का शव, ट्रेन से गिरकर मौत होने की जताई गई आशंका, एक की नहीं हो सकी है पहचान। लूटने के बाद अपराधियों ने गल्ला मैनेजर को मार दी चाकू, हालत गंभीर, बाजार समिति के व्यापारियों में भारी आक्रोश। और नए सरकारी भवन में शिफ्ट हुआ मिठनपुरा और महिला थाना, एसएसपी सहित जिले के कई अन्य पुलिस अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से गिरकर आर्मी जवान के बेटे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला है। मृतकों में एक की पहचान नहीं हो सकी है। दोनों का शव अलग अलग जगह से बरामद किया गया है। पहला मामला हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के सराय स्टेशन के पास की है, वहीं दूसरा मामला रामदयालु रेलवे गुमटी के पास की है। यहाँ मिली लाश की पहचान पटना के सगुना मोड़ निवासी नंदकिशोर यादव के 24 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार के रूप में हुई। नंदकिशोर यादव आर्मी में सीओ के पद पर कार्यरत है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर सदर थाने की दरोगा मथुरा राम दलवल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। उन्होंने बताया कि मामला जीआरपी में होने के कारण इसकी पूरी प्रक्रिया रेल पुलिस कर रही है। रेल दुर्घटना है, सूचना मिलने पर हम आए। मामला जैसे कि रेल का है, आरपीएफ का है, इसे जो भी कार्रवाई करना है जो है विधि विधान का कार्रवाई रेल करेगा। कुछ पहचान लड़का का है? आधार कार्ड से इसका पहचान है, आधार कार्ड रेल को मिला है, अपना सूचित करेंगे इसके घर वाले को, परिवार वाले को। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बेखौफ अपराधियों ने बाजार समिति के गल्ला मैनेजर से कैश लूटने के दौरान चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना शुक्रवार देर रात की है। घायल मैनेजर मीनापुर थाने के मकसूदपुर निवासी रमेश शाह बाजार समिति में ही पिंटू सिंह के गल्ला के मैनेजर हैं। बीती रात 0 माइल के एक होटल से परिचित की शादी अटेंड कर पैदल वापस बाजार समिति लौट रहे थे। इसी बीच 0 माइल से थोड़ा आगे बढ़ने पर 2 अपराधियों ने उन्हें रोका और 3200 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने रमेश को पेट में 3 जगहों पर चाकू मार दी। अपराधियों के निकल जाने पर लोगों ने उन्हें दरभंगा रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। घर मुजफ्फरपुर, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर।
बाजार समिति में अनाज के काम का मुंशी हूँ। वही विवाह भवन में गए थे भोज खाने, भोज करके अकेले लौट रहे थे। वही 12 बज रहा था, अकेले लौट रहे थे। काला कपड़ा पहन करके मुंह में जावी लगा के दोनों आया दौड़ के, रुको रुको रुको, हम रुक गए। तो उसको वही कहा कि पैसा लाओ जी, नहीं जितना ऐसे। हमको पैसा कितने कहाँ से होगा, यही है 20-25 रुपया। तो ये भी ढूंढने लगा, यही में हाथ लाया, निकला, उसको 3200 रुपया था अलग एक साइड, वो ले लिया। उसके बाद चाकू मार दिया। पैसा ले लिया? हाँ, उसके बाद चाकू 3200 रुपया। अच्छा, हथियार भी रखे हुआ था? हाँ, हथियार से न मारा। एगो बंदूक लिए हुआ था एक आदमी, एक आदमी चाकू लिए हुआ था। गोली भी लगा आपको? गोली नहीं मारा, खाली चाकू पहन दिया। चाकू मार दिया। कौन गाड़ी से था वो लोग, देखे थे? पैदल था। पैदल था जी। कहाँ पर हुई घटना? ये बाजार समिति गेट से थोड़ा सा पीछे। अहियापुर में? ना, अहियापुर में नहीं, ऐसे जिम्मेवार बाजार समिति में। अहियापुर थाने क्षेत्र में ना? हाँ, थाना क्षेत्र में। कब हुआ है घटना? रात 11 बजे। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर थाना क्षेत्र के पताही में चोरों ने एक रात में 3 दुकानों को निशाना बना लिया। इसमें 2 ज्वेलरी और एक फुटवेयर की दुकान है। चोरों ने 2 दुकानों का शटर उखाड़ दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने घटना की छानबीन की। आभूषण दुकानदार नवीन कुमार ओझा ने बताया कि मौके पर पहुंचे तो देखा कि ताला नहीं टूटा है, शटर को नीचे से उखाड़ दिया गया है। दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था। गले से 25,000 नगद और करीब 1.5 लाख से अधिक का सोने चांदी का जेवरात गायब है। वहीं दूसरी ओर फुटवेयर दुकानदार राजीव कुमार ने बताया कि उनकी 2 दुकान है, जिसमें एक आभूषण की भी है। फुटवेयर दुकान का शटर उखाड़ा गया है, फिर अंदर से बने रास्ते से आभूषण दुकान में चोर घुस गए। उसके बाद दोनों दुकान से 50,000 नगद और करीब 3 लाख के सामान चोर लेकर निकल गए। पड़ोसियों ने सुबह में कॉल कर घटना की जानकारी दी। घटना के बाद से इलाके में व्यवसायियों में भारी आक्रोश है। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र घटना की जांच में जुट गए हैं। दुकान में चोरी हो गया है मेरा कल रात को। कैसे सूचना मिली आपको? सुबह में मेरे मामा जी उस पर दुकान है बेनी ज्वेलर्स, वो हमको फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे दुकान का शटर मतलब उखड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए तो देखे कि शटर उखड़ा हुआ था। उसके बाद फिर अंदर आए तो देखे कि सारा सामान ले गया हुआ है, कुछ भी नहीं था, सब डब्बा वब्बा खाली करके रखा हुआ था नीचे में। लगभग कितना का चोरी हुआ आपके यहाँ? लमसम सामान 3 लाख प्लस का ही था। अच्छा। और उसके बाद कैश 20-25 हज़ार था। यही था। कैश कितना था? 20-25 हज़ार कैश था। सामान 3 लाख के आसपास का था, सोना चांदी दोनों मिला के 3 लाख का। जी। तिजोरी था जिसमें सामान था, वो लॉक था वो भी? जी, सारा चीज़ लॉक था। लॉक को उखाड़ कर उसके बाद मतलब चोरी किया गया था। दुकान में घुसा कैसे है? मतलब शटर को साइड वाला शटर उखाड़ कर, ताला नहीं तो रहा है, साइड का शटर उखाड़ दिया है, उसके बाद अंदर घुसा। कैमरा नहीं लगा? कैमरा नहीं था दुकान के अंदर में भी नहीं था कैमरा? नहीं। आपके बगल में भी दुकान में चोरी हुई? जी, सामने उस पर मेरे मामा का जी का दुकान है बेनी ज्वेलर्स, उसमें भी शटर 2 शटर उखाड़ के उसके बाद अंदर घुसा गया। क्या सूचना वगैरह दी है थाना को? थाना गए थे हम लोग, वहाँ से परिवारी लोग आए हैं, चेक करके गए हैं वीडियो बना के। उसके बाद हम लोग वहाँ आवेदन लिख के आ गए हुए हैं। फिर कल हम लोग को बुलाए हुए। क्या हुआ है, कैसे पता चला? कल शाम में है 8 बजे दुकान बढ़ा के चले गए थे और उसके बाद ऐसे चले गए। कल सुबह में बगल के दुकानदार हैं, वो कॉल किए से अभी आपके दुकान का शटर टूटा हुआ है। तो वही देखने के लिए आया तो शटर टूटा हुआ था और दुकान में के जो कैश था, ज्वेलरी था, वो सब ऐसे जो काउंटर में लगा हुआ था। क्या कितना का चोरी हुआ है? लमसम 1.5 लाख के आसपास का। कैश भी था? कैश 50,000 रुपया था। ये 2 दुकान है? हाँ, 2 दुकान है। चोरी हुआ है? नहीं, दोनों मिलाकर 50,000 के कैश चोरी हुआ है। इधर चप्पल जूता का है? हाँ, इधर चप्पल जूता का है, इधर ज्वेलरी का है। दोनों एक मार्केट में चप्पल जूता का शटर तोड़ के उसी दुकान में से बगल में है ज्वेलरी वाला दुकान में रास्ता है, अंदर से ही रास्ता बना हुआ है। तो उसी में मार्केट में इन कैसे किया होगा? बगल में जो एक और शटर है उसको उखाड़ के उस दुकान से इस दुकान में आया, उसके अंदर से अंदर से गया।
मुजफ्फरपुर में 2 पुराने थाने को नए भवन में शिफ्ट किया गया है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा निर्मित मिठनपुरा थाना अब कन्होली खादी भंडार रोड के अपने 3 मंजिले भवन में चली गई है। थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा ने पूरे विधि विधान एवं पूजा अर्चना के साथ नए थाने की शुरुआत कर दी। एसएसपी राकेश कुमार और डीएसपी टाउन राघव दयाल ने मिठनपुरा थाना परिसर में पौधारोपण कर शुभारंभ किया। एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि इसके निर्माण से कर्मियों को कार्य करने में सहूलियत होगी। नए भवन में पुलिस कर्मियों के लिए आवास भी बनाए गए हैं। मौके पर रेल डीएसपी अतनु दत्ता, लाइन डीएसपी इंस्पेक्टर मोहम्मद सुजाउद्दीन, काजी मोहम्मदपुर थानेदार दिगंबर कुमार, बेला थानेदार हरिंदर तिवारी, यातायात थानेदार धर्मेंद्र कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं पुरानी बाजार स्थित महिला थाने को उसी परिसर के नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। महिला थाने के साथ साथ यहां साइबर थाना भी चलाया जाएगा। आज जिले में 2 थाने शिफ्ट किए गए हैं जो अपने नए भवन में, एक महिला थाना है और दूसरा मिठनपुरा थाना है। और ये मिठनपुरा थाने की बिल्डिंग काफ़ी समय से बनके तैयार थी, लेकिन शिफ्टिंग का काम नहीं हो पा रहा था, तो उसको आज हम लोग प्रॉपर शिफ्ट कर गए हैं यहाँ पर। और यहाँ के जनता से सभी से हम लोग अपील करते हैं, चूँकि थाना शिफ्ट हुआ है नया और लोकेशन इसकी बदली है, और आप मीडिया बंधुओं से भी इस चीज़ की गुजारिश है कि आप लोग भी इस चीज़ को प्रसारित करें ताकि पब्लिक को पता लग जाए कि अब यहाँ की जगह थाना इस जगह संचालित हो रहा है। और यहाँ जो जनता उपस्थित है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इस अवसर पर यहाँ पर आए, और उनसे गुजारिश है कि हमेशा थाना उनकी ही बिल्डिंग है, उनकी ही संपत्ति है, और जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है थाने की ज़रूर थाने पर आएँ। और जो थाना के हमारे पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं उनको मेरा दिशा निर्देश रहेगा कि थाने में जैसी साफ सफाई आज है इसको मेंटेन रखें। मुजफ्फरपुर में गर्मी की धमक अभी शुरू भी नहीं हुई कि एईएस का प्रभाव दिखने लगा है। एसकेएमसीएच के पीकूवाट में भर्ती सकरा विद्यपुर गांव के 3 वर्षीय बच्चे मोहम्मद फरहान में एईएस की पुष्टि हुई है। इस वर्ष जिले में अब तक 3 बच्चों में एईएस के लक्षण मिले हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि फरहान के खून का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। हालत में सुधार है। पहला मरीज 16 जनवरी को पूर्वी चंपारण के अंकित कुमार आया था। इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। दूसरा मरीज मीनापुर के ऋतिक कुमार था और अब सकरा के मोहम्मद फरहान में एईएस की पुष्टि हुई है। वह भी स्वस्थ हो गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण मेटाबॉलिक संबंधित विकार होता है। 2 केस इस साल का हुआ है। रिसेंट केस जो परसों आया था कंफर्म हुआ है हाइपोग्लाइसेमिया का, जिसमें चीनी की कमी थी, वो सकरा प्रखंड से था। कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई 2 आए हैं इस साल का 2 भी। बिल्कुल तैयारी है और रिजल्ट इसका भी ठीक ठाक हुआ है। बच्चा ठीक है। जो इसका एसओपी था, जो हम लोग चाहे हैं कि इसका पालन हो, उस तरह पालन हो रहा है। जहाँ भी हो रहा है वहीं से इलाज करके यहाँ भेजा जा रहा है, तो उसका रिजल्ट, जिसको आउटकम बोलते हैं, काफ़ी संतोषजनक हो रहा है। मौत की संभावना नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है। ठीक। समय से पहले ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। यही इसके बारे में अभी तक एक ही चीज़ चला है कि कॉज अननोन है। हम लोग कुछ थ्योरी पर, कुछ हाइपोथेसिस पर, कुछ अपना जो प्रयोग किए हुए हैं प्रचार प्रसार का या अर्ली इंटरवेंशन का, उसके आधार पर केस का संख्या घटा है। मोर्टेलिटी बिल्कुल नगण्य हो गई है, जो लास्ट ईयर मात्र 1 रही थी। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि इतने टेम्परेचर पर बहुत बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। यूजुअली होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इधर इफेक्ट, हाँ, अवेयरनेस हो रही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग काफ़ी योगदान किए हैं। मीडिया का, प्रिंट मीडिया हो या ऑडियो विजुअल मीडिया हो, इसके योगदान से ही लोगों में जन जागरण काफ़ी बढ़ा है। और हम सहयोग की अपेक्षा करेंगे आप लोग इसको और जन जन तक पहुँचाएँ कि ताकि लोग सजग रहे। जन्म लेते गंभीर रूप से बीमार नवजात सभी अस्पतालों में तब तक मां से दूर रहते हैं जब तक कि वे स्वस्थ नहीं हो जाते। उन्हें इंक्यूबेटर, पीडिया, वेंटिलेटर या शिपैप मशीन में रख दिया जाता है और अपने नवजात को देखने के लिए मां तड़पती रहती है। लेकिन मुजफ्फरपुर अस्पताल स्थित एमसीएच में शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था होने वाली है कि गंभीर नवजात का भी मां के पास रहते हुए इलाज हो सकेगा। इंक्यूबेटर, पीडिया, वेंटिलेटर या शिपैप मशीन में उन्हें मां के कलेजे के पास ही रखा जाएगा, यानी उन्हें मां की ममता की छांव मिलती रहेगी।
सदर अस्पताल के एमसीएच में मार्च महीने से ही स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट काम करने लगेगी। आपको बता दें कि नवजात के साथ मां की ममता की छाव बनाए रखने के लिए देश में पहली बार ये अभिनव प्रयोग मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि मात्र एक सप्ताह में इसे शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि मां और बच्चा दोनों एक ही जगह पर एक साथ इलाज हो सके। पूरे देश में यह पहली बार बिहार के मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, जहां मात्र शिशु अस्पताल में मां और शिशु दोनों का इलाज एक साथ होगा। एसएनसीयू जो बाहर था, एमसीएच बिल्डिंग के बाहर था, एमसीएच बिल्डिंग उस समय बना नहीं था, इस समय बाहर चल रहा था। उस एसएनसीयू को हम कन्वर्ट करने के लिए नए वाले में प्रक्रिया चल रही है और एसएनसीयू के बगल में ही केएमसी रहेगा, जो लेबर रूम में होता है, वो कंगारू मदर केयर का, जो उसको बच्चे को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है और माँ बार बार बच्चे को अपना देखती रहे, इसलिए नज़दीक में उसको रहने का व्यवस्था उसमें किया जाए। पहले दूरी थी, माँ को दूध पिलाने के लिए भी बहुत दूर तक आना पड़ता। हाँ, अब वो सब नहीं होगा, अब एक जगह रहेगा एमसीएच मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, एक के जगह डिलीवरी होगा, वहीं पर बच्चा जन्म ले गया, जन्म लेने के बाद में उसका केयर का एसएनसीयू से लेकर के नॉर्मल पेडियाट्रिक वार्ड सब कुछ इकट्ठे एमसीएच बिल्डिंग में हो जाएगा, कहीं दूर जाने की नौबत नहीं। एक हफ्ता के अंदर में हम प्रयास में हैं कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए। अभी यहाँ भर्ती करना बंद करनी है ताकि यहाँ का सर सामान सब खोल करके नए वाले में जा सके। अभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हर एक पीएससी को दे दिया गया है कि वो बच्चे जो भी एसएनसीयू में आने वाले हैं उनको मेडिकल कॉलेज तत्काल भेजेंगे, वहाँ के एसएनसीयू में भर्ती रहेंगे। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मंच, जिसका नाम बदलकर सिकंदरपुर झील कर दिया गया है, 5 वर्षों के बाद लगता है कि इसकी तस्वीर बदलने वाली है। इसके सौंदर्यीकरण की वादा खत्म हो गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बनने वाले महत्वपूर्ण सिकंदरपुर झील के सौंदर्यीकरण को लेकर स्टेट इन्वायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी की मंजूरी मिल गई है। मुशहरी सीयू ने इसे लेकर एनओसी जारी कर दिया है। सिकंदरपुर झील का सौंदर्यीकरण 177 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि अब जल्द ही सिकंदरपुर झील का कार्यकलाप होगा। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यहां पर बोटिंग, छठ घाट, धोबी घाट, पाथवे, साइकिलिंग के अलावा कई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। मन की जो अड़चनें थी वो दूर हो गई जी। उस संबंध में क्या है? सिकंदरपुर मन के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी अंतर्गत परियोजना ली गई है, जिसमें उसमें कम्युनिटी हॉल, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग पाथवे और छठ घाट, धोबी घाट वगैरह का निर्माण होना है। उसमें पहले से स्वीकृति मिली हुई थी, उसमें कुछ एनक्रोचमेंट था जिनको हटाने के लिए और उसमें कार्य करने के लिए राजस्व विभाग से हमने प्रतिवेदन की मांग की थी। और उसके बाद में उसमें जो बालू का थोड़ा इशू था, तो इस वजह से परियोजना लेट हुई है, परंतु अब उनको बालू भी निकालने की स्वीकृति मिल गई है। तो परियोजना का कार्य जो है वो आगे शीघ्र ही और तेज़ी से कार्य होगा और शहरवासियों को जल्दी ही साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही यहाँ पे अपने इसकी परियोजना का लाभ मिलेगा। शनिवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्टेडियम के बीआरसीसी सभागार में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम प्रणव कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा और नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक रश्मि सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से युवा वर्ग के लोग जुड़कर एक अच्छे समाज का निर्माण करने में जुटे हैं। उन्होंने युवाओं को जोश एवं हौसला दिलाते हुए कहा कि युवा वर्ग में सच्ची लगन और मेहनत से काम करे तो मंजिल उनके कदमों में होगी। नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक रश्मि सिंह ने कहा कि यह पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में दहेज प्रथा, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छता अभियान पर विशेष रूप से चर्चा कर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को शिक्षा और स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही गई। लोक गायकों ने स्वयं रचित मधुर गीत संगीत की धुन से युवाओं के अंदर ऊर्जा और उमंग का संचार किया। आज जिला स्तरीय पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यतः इसका थीम जो है G20 के थीम पर आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम।
वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पे भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारी जो सेशंस है वो हो रहे हैं। साथ ही साथ Y20 के जो 5 थीम्स लॉन्च किए गए थे जो विभिन्न आयामों को चिन्हित करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया, युवाओं का स्वास्थ्य में क्या एजेंडा है वो हो गया, वैसे बहुत सारी और भी विभिन्न थीम से बात हो रही है। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी हम लोग चूँकि बहुत ज़ोर शोर से इस पर अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उस पर भी आज कुछ सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मिशन लाइफस्टाइल जो कहते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो हमारा सस्टेनेबिलिटी को किस तरीके से, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करते तो उस पर किस तरीके से हमारे युवा आगे आके 2027 तक जो माननीय प्रधानमंत्री का भी लक्ष्य है प्रो प्लानट प्रो पीपल का, उस पे हम लोग उस उद्देश्य पे भी आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न स्टॉल का भी प्रदर्शनी लगाया गया है जो Y20 के विभिन्न थीम्स पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ एक और भी यहाँ पे आज आयोजन में है अतिथि देवो भव के थीम पे कल्चरल परफॉर्मेंसेज भी हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो हमारे युवा प्रतिभागी है वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं। 18 मार्च से 20 मार्च तक मुजफ्फरपुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स में नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में चेंबर के उपाध्यक्ष गरीबनाथ बंका ने बताया कि इस मेले में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित युवा उद्यमियों के उत्पाद की बिक्री से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं अध्यक्ष श्याम सुंदर भीम सेरिया ने बताया कि इस मेले में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के उद्यमियों के लगभग 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस मेले में ग्रामीण और शहरी परिवेश की उपयोगी वस्तुओं के अलावा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद, चमड़े के उत्पाद, खाद्य सामग्री, आचार, राजस्थानी पापड़, नमकीन, स्टेशनरी, मिथिला, मधुबनी, पेंटिंग, खिलौना, जूट के उत्पाद, रेशम एवं खादी के कपड़े, भागलपुरी सिल्क साड़ी, सलवार सूट, कश्मीरी शॉल, जैकेट, हेल्थ इक्विपमेंट, जूती समेत घरेलू उपयोग की लगभग 5000 से अधिक वस्तुएं उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसका मूल उद्देश्य मेले के आयोजन के माध्यम से लघु कुटीर उद्योग, बुनकर, छोटे व्यापारी, उद्यमियों और उपभोक्ताओं को एक सीधा एवं विस्तृत बाजार उपलब्ध कराना है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि यह उत्तर बिहार में नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर पहली बार लगाने जा रही है हमारी चैम्बर, और इसमें हम लोगों ने सारे जगह से मतलब माने सब लोगों को मिला के एक जगह सारे स्टॉल तैयार कर रहे हैं हम लोग। 10 बाई 10 का एक स्टॉल तैयार करेंगे हम लोग, जिसमें अपने जो भी आइटम है उनको प्रदर्शित करें, और हमारे जितने भी लोग आए, जितने भी इस स्टॉल को देखने के लिए आए, तो उनको लगे कि यहाँ सही में ये कोई प्रदर्शनी लगी है, ये ट्रेड फेयर देखने लायक लगी है। हमारा तो उद्देश्य इतना अच्छा है कि ये एक नायाब पहली बार नॉर्थ बिहार में हम लोगों ने पहल की है, और अगर हमें सफलता मिलेगी तो आगे से हम लोग इसको बहुत बड़े लार्ज स्केल में अगले साल इसको करेंगे। पहली प्रयास है, तो हमारा उम्मीद है कि हमें अच्छा से अच्छा सहयोग मिलेगा। सारे लोगों का अभी तक हमारे 30-40 स्टॉल फाइनल हो चुके हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं ये भी 2-3-4 दिन में सारे स्टॉल हमारे फाइनल हो जाएंगे। तो क्या खास रहेगा स्टॉल में? स्टॉल में सबसे खास ये रहेगा कि हम लोगों ने सभी तबके को लोगों को इस स्टॉल में भाग लेने के लिए मैंने इन्वाइट कर रहे हैं। जैसे मखाना उद्योग हो गया, लहठी उद्योग हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, जो भी फैक्ट्री है, सत्तू है, चावल है, जिस हिसाब से जो इधर कपड़े के भी कुछ लोगों से हमारी बात चल रही है कि बॉम्बे से वो भी अपना स्टॉल लगावे यहाँ, इस हिसाब से इस सारे तबके को मिला के स्टॉल लगाने का मन है। नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर 2023 ये उत्तर बिहार में हम लोग पहली बार इस तरीके के कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जो भी संगठन हमारा उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहा है और या व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, संयोग ऐसा है कि ये व्यवसाय के क्षेत्र में भी काम कर रही है और उद्योग के क्षेत्र में भी काम कर रही है। तो हम लोगों ने इस बार, चूंकि हम खुद जो हैं उद्योग से जुड़े हुए हैं, और चूंकि हम पूर्व में लघु उद्योग भारती के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं बिहार के,
तो हमारे मन में एक विचार आया कि भाई हम लोग बहुत सा कार्यक्रम करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, लेकिन प्योर एक इंडस्ट्रीज का कार्यक्रम एक किया जाए, जो उत्तर बिहार में अक्सर नहीं होता है। कार्यक्रम तो इस प्रकार के और भी होते हैं, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, लेकिन ये लोग जो भी कार्यक्रम अब तक किए हैं ये पटना में करते रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई पटना जो है तो एक्चुअल ये उत्तर बिहार जो है, जहाँ की खनिज जो रॉ मटेरियल जो है, जो इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल है, वो भी हमारे उत्तर बिहार में उपलब्ध है। इंडस्ट्रीज जो है इसका बढ़ावा तभी मिलेगा कि अगर हम लोग इस तरीके के किसी कार्यक्रम को करें। आज उत्तर बिहार में इंडस्ट्रीज बहुत कम है, मुजफ्फरपुर में थोड़ी बहुत है, थोड़ा बहुत मान लीजिए बेतिया में है, लेकिन आप पूरा सीमांचल का इलाका चले जाइए, पूरा मिथिला का इलाका चले जाइए, तो इंडस्ट्रीज के नाम पर जीरो है। तो हम लोगों का ये माने कहीं ना कहीं जेहन में ये बात आई कि अगर हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम को करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर बिहार के जो लोग हैं वो इससे देख के प्रभावित होंगे और उद्योग से, उद्यम से जुड़ेंगे। भाई खेती तो हमारा करने के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उद्योग को भी उससे जोड़ना बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भाई नहीं, हम लोगों ने 2 दिन 3 दिन का समय हम लोगों ने रखा है। 18, 19, 20 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम हम लोगों का होगा। जो स्टॉल लगने वाले हैं वो 3 दिनों के लिए लगने वाले हैं। तो हम लोगों का 3 दिनों का कार्यक्रम है, ये पहला प्रयास है हमारा। हत्या के मामले में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में अक्टूबर 2018 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे गायघाट थाना के जमालपुर कोदई निवासी राम उदार राय की इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गई। शनिवार को ही जेल प्रशासन ने उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया था। जेल प्रशासन के मुताबिक वे हाइपोग्लाइसेमिया और लो बीपी से ग्रसित थे। बताइए। कोदई कांड वाला केस में किनका मर्डर किया था? किन्हीं का मर्डर नहीं किया था, इनको फंसाया गया हुआ था। कितना दिन से बंद है? 5 साल से इनको फंसाया गया है। कोई मर्डर थोड़ा करने वाले हैं। जेल में मर गए कि हॉस्पिटल में? अब यहाँ मरे हैं कि कहाँ, हम नहीं थे। हम सुबह आए हुए थे, यहाँ डेट हुए थे। क्या साल से बंद थे? क्या साल से बंद थे? 5 साल से। 5 साल से। हाँ। इससे पहले भी जेल गए थे कभी? हाँ, गए हुए थे। वो कौन केस में? यही केस में। फिर हाँ, यही केस में गए हैं। उसके बाद इसको छुड़ा के इनको लाए हुए हैं। तो घर पर शादी भी था? हाँ। किसका? पोती का। उसी में थे आप लोग? हाँ, हम लोग उसी में थे। तो खबर गया है? खबर गए यहाँ तो हम लोग एक लड़का को फोन किया तो वो बताया थे आपका ससुर वहाँ हॉस्पिटल में बहुत इमरजेंसी में है। तब हम आए, एक बार चल दिए घर से। मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर परिसर में 1 जनवरी को शराब पीने के मामले में आरोपित कर्मी पर कार्रवाई की मांग को लेकर नॉर्थ बिहार फिलाटेलिक सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर शुक्रवार को विभाग के बिहार सर्किल पटना स्थित मुख्यालय मेघदूत भवन में आयोजित डाक अदालत पहुंचकर अधिकारियों से मिले और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सुजीत कुमार चौधरी के आरोपी सहायक डाकपाल दीनानाथ प्रसाद शाह और अन्य कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में 1 जनवरी 2023 को हनुमान आराधना का आयोजन किया गया था और उसके आड़ में शराब पार्टी और मांसाहार परोसा गया था। जो मेरे संज्ञान में आने पर मैंने आबकारी विभाग को फ़ोन करके सूचना दी और वहां से प्रधान डाकघर के जो उप डाकपाल हैं वो और पूर्व उप डाकपाल ये दोनों गिरफ्तार भी किए गए थे। उसकी लिखित सूचना मैंने जो डाक अध्यक्ष है उत्तर बिहार के पीएमजी, इसके अलावा जो निदेशक डाक विभाग हैं उत्तर बिहार के उन्हें, जो वरीय डाक अधीक्षक हैं उन्हें मैंने लिखित रूप में 2 जनवरी को शिकायत पत्र दिया था। उस पर कार्रवाई नहीं होने पर बाद में भी मैंने 4 अलग अलग तिथियों को पत्र दिया, मगर उसकी कार्रवाई नहीं होने पर मैंने इसको डायरेक्टरेट यानी दिल्ली तक पहुंचाया और वहां से जब इन लोगों को दबाव पड़ा तब इन लोगों ने 1 सदस्यीय जांच समिति बनाया जिसका 1 सदस्यीय अध्यक्ष बनाया गया प्रवर डाक अधीक्षक जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी हैं, और उन्होंने 2 महीना लगभग बीतने के बाद ये डाक रिपोर्ट भेजा, उस पर जांच रिपोर्ट भेजा है जो बिल्कुल अप्रामाणिक है। इसमें पहली बात तो उन्होंने माना है कि उनकी गिरफ्तारी हुई मगर वो वहाँ मांसाहारी और शराब पार्टी नहीं हो रही थी। किस मुद्दे पर गिरफ्तारी हुई?
शराब पीने और वहाँ पर अनऑथराइज रूप से शराब पार्टी करने और मांसाहार करने पर गिरफ्तारी हुई थी और वहाँ गिरफ्तार करके फिर उनको छोड़ा भी गया था फाइनेंशियल पनिशमेंट करके। तीसरी बात कि मैं इसका शिकायत करता हूँ और मैं इसमें नॉर्थ बिहार फिलाटेलिक सोसाइटी जो डाक विभाग से जुड़ी हुई मान्यता प्राप्त है उसका अध्यक्ष हूँ, लेकिन शिकायतकर्ता का कोई भी बयान नहीं लिया गया है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जांच रिपोर्ट के अंत में क्या फाइंड आउट हुआ और इस पर उनका जो विभागीय कार्रवाई क्या होना चाहिए इसको भी रेखांकित नहीं किया गया है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के ये जो अधूरा रिपोर्ट है और आँख में धूल झोंकने वाला जो रिपोर्ट है उसको मैंने चैलेंज किया है और मैंने इसे डाक अदालत में रजिस्टर्ड करवाया है। मुजफ्फरपुर के सभी डाक विभाग के पदाधिकारी, पटना के पदाधिकारी और दिल्ली में जो उनका निदेशालय है उनके सभी पदाधिकारियों सहित डाक विभाग के मंत्री वैष्णव जी और माननीय प्रधानमंत्री के पीएमओ तक ये विषय ले गया हूँ, लेकिन पीएमओ के अलावा किसी ने इस पर जवाब देना तो दूर की बात है, किसी ने एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हमको भेजा है। इतनी उदासीनता है डाक विभाग में, इसलिए मैं अदालत गया हूँ। मैं अदालत में आरोपी बनाऊँगा इन दोनों के साथ साथ, जो आरोपी मैंने बनाया है उसके साथ मुजफ्फरपुर के जो डाक अध्यक्ष है उत्तर बिहार के जो निदेशक हैं और मुजफ्फरपुर प्रमंडल के जो वरीय डाक अधीक्षक हैं इन तो और इसके साथ जो प्रधान डाकघर के प्रवर डाकपाल है, इन चारों को भी आरोपी बनाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा रिपोर्ट किसी न किसी दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण या रिश्वत लेकर घोर मट्ठा करके और लीपापोती करके प्रवर डाक अधीक्षक ने बनाया है। जन समस्याओं का निराकरण और प्रखंड कार्यालय के काम में तेजी लाने की मांग करते हुए भाकपा माले ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के पोचहा प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया। माले नेताओं ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया। पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनंदन पासवान ने कहा कि वर्षों से सरकारी एवं मालिक के जमीन में बसे भूमिहीन गरीबों को पर्चा देने के लिए 6 महीने से आवेदन पड़ा हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। किसान नेता बिंदेश्वर शाह ने कहा कि दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिए लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाकर थक गए हैं। प्रखंड सचिव राम बालक सहनी ने कहा कि अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कामकाज में तेजी लाए और जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करे, नहीं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना में वीरेंद्र पासवान, कांत किशोर राय, संजय राय, इंद्रजीत कुमार बबलू, मोहम्मद करीम, मोहम्मद नूर आलम, नवल पासवान, रीता देवी सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। देखिए, एक बात सत्य है कि लंबे समय से अफसरशाही व्यवस्था जो चलते आ रहा है वो आज भी कायम है। आईएएस महोदय यहाँ पर आए, लोगों का उम्मीद जगा कि विकास होगा, काम में गति होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उनका जहाँ तक हम लोगों को जो जानकारी है कि उनका टर्म था कि इतना दिन तक रहने के बाद, और अफसरशाही इस तरह से है कि वो दूसरे जगह ट्रेनिंग के लिए चले गए, लेकिन यहाँ पर चार्ज दे के नहीं गए। अब बीडीओ को चार्ज देकर नहीं गए, वो बीडीओ का, सीओ का सारा चार्ज उनके अंदर था, वो चार्ज देकर नहीं गए। इससे काम बाधित हो रहा है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और बोछा में तो काम के मामले में कहिएगा तो हर जगह तबाही है। अब वो दाखिल खारिज का मामला हो तब, या बास्केट पर्चा का मामला हो तब, संपर्क सड़क का मामला हो तब, पेंशन का योजना हो तब, पारिवारिक लाभ का योजना हो तब, मतलब अनेक जगह इतना समस्या जटिल हो गया हुआ है कि अफसर और कर्मचारी इन टेस्ट, मतलब जो जनहित में होना चाहिए और जिससे उनका फायदा अगर नहीं होता है उसमें वो इन टेस्ट लेते ही नहीं। हिटलरशाही व्यवस्था चल रहा है ना, काम ठप है। हम यही बात पूछने आए हैं कि आखिर हम लोग ये जनता के काम करने आई है, मगर जनता का काम ही नहीं होगा तो क्यों रहेगी। तो हम लोग ये जवाब तलब करने आए हैं, चूँकि इससे पहले गरीबों का सैकड़ों आवेदन हम लोगों ने दिया था कि बास्केट पर्चा बनाइए, संपर्क पत्र जो है गरीब के टोले में होना चाहिए। ये सारा मामला हम लोग दिए हुए हैं। दाखिल खारिज का हो या परिमार्जन का हो, किसान लगभग 6 महीना से 8 महीना से भटक रहे हैं, लेकिन लोगों का काम नहीं हो रहा है।
इसी विषय को लेकर के हम लोग आज पूछने आए हैं, बात करने आए हैं कि IAS अधिकारी इसका जवाब दे, नहीं तो जनता का काम अगर नहीं होता यहाँ से हो जाए। और इसी विषय पर आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर हर हल्का पर और लगभग सभी कार्यालय में लटका हुआ ताला, इस पर क्या कहिएगा? यही तो काम ही नहीं हो रहा है। हम लोग तो कर्मचारी से भी बात किए तो उन्होंने बताया कि जब से अधिकारी आए हैं, अधिकारी के कारण काम यहाँ रुका हुआ है, ताला लग रहा है, तो अधिकारी इसके लिए मुख्य जिम्मेवार है। IAS अधिकारी हम लोग यहाँ की जनता जो है अपेक्षा रखी कि जब IAS अधिकारी आए हैं तो यहाँ जनता का काम तेजी से होगा, लेकिन जो काम हो भी रहा था उसमें भी मैंने सुस्ती आ गई, उसमें भी ढिलाई। तो ये तो जवाब देना होगा अधिकारी को। अगर ये अधिकारी जवाब नहीं दे तो हम लोग जिलाधिकारी से बात करेंगे, बोछा में काम का क्यों ठप है, क्यों लोगों का समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आज हम लोगों का धरना है और इसमें तेजी नहीं आई तो फिर हम लोगों का आंदोलन और आई है। पूरे आम जनता में जो है खुशी का लहर दौरा कि IAS आई है तो अब काम जो है तेज गति से होगा, तमाम जनता का काम हो जाएगा। हम लोगों का जनता का जो काम बाधित था वो लोग सोच रहे थे कि हम दौड़ते दौड़ते थके हुए थे, अब IAS आ गई है, हम लोगों का काम हो जाएगा। ये लोगों का जो है ये सोच था, लेकिन ये सोच ठीक उल्टा हो गया। जो कुछ भी यहाँ हो रहा था धीमी गति से ही हो रहा था, ये IAS के आने के बाद ये बंद हो गया। जनता त्राहिमाम है, लेकिन इसकी चिंता IAS को नहीं है। जनता का सुधि लेने के लिए IAS तैयार नहीं है। तो हम ये मांग करने आए हैं कि आप काम में तेजी लाइए, जनता का काम कीजिए। अगर काम आपसे नहीं होता है तो बोचहा को छोड़कर आप चले जाइए। हाँ, यहाँ दूसरे पदाधिकारी बहाल होंगे और जनता का काम करेंगे। इसी मांग के तहत आज हम लोग आए हैं और IAS महोदया से हम लोग बात करेंगे कि वो चाहती क्या है। TDC पार्ट 3 का रिजल्ट जारी करने और पैट 2021 का परीक्षा जल्द से जल्द संपन्न कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को छात्र जदयू ने बिहार विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। छात्र नेता निकेश कुमार ने बताया कि पैट 2021 का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हुई है। वहीं बीएड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पार्ट 3 का मार्कशीट लगता है, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से अब तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। छात्र नेता ने कहा कि एक व्यक्ति को कई पदों की जिम्मेदारी दी गई है, इससे काम में देरी हो रही है। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज छात्र जदयू के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया है। हम छात्र जदयू का मांग है कि पैट 2021 का फॉर्म भराए हुए साल भर हो गया, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2023 शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक पैट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको बीएड करना होगा वो फॉर्म कैसे भरेंगे, क्योंकि अपियरिंग में फॉर्म नहीं भरना है, उसके लिए मार्कशीट का ज़रूरत पड़ रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द पार्ट 3 का रिजल्ट दिया जाए। उसके बाद एक पद पे एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। यहाँ एक व्यक्ति जो है कई पदों पर बैठे हुए हैं, कोई काम सही से नहीं हो रहा है। इसी सब मांगों को लेकर छात्र जदयू के द्वारा आज आंदोलन किया गया है और ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा जब तक छात्र जदयू का मांगों को कुलपति के द्वारा नहीं मान लिया जाता। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा की ओर से शनिवार को स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा नथानी के आमगोला स्थित हॉस्पिटल में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर की जांच, इलाज और रोकथाम की जानकारी दी गई। बताया गया कि यौन संक्रमण से महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर किस प्रकार आता है, इसकी स्क्रीनिंग और टीकाकरण कैसे होती है। कार्यक्रम में डॉक्टर सिद्धार्थ नथानी भी मौजूद रहे। मौके पर शाखा अध्यक्ष संगीता गोयनका, सचिव मेघा सिस्का, कार्यक्रम संयोजिका राखी खेतान, पिंकी शाह, श्वेता हिसारिया, नीतू तुलसियान, रक्षा जलान, पूजा खेतान, नीति तुलसियान, नेहा अग्रवाल, गरिमा अग्रवाल, पूजा बारोलिया, प्रीति अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, सोनल अग्रवाल, प्रीति टेकरीवाल भी उपस्थित रही।
आज हम लोग सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है। सर्वाइकल कैंसर फोर्थ मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर है और जेनाइटल ट्रैक्ट का जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसका सबसे कॉमन कैंसर है। सो ये कैंसर की जागरूकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए हमारे पास टेस्ट है, इसके लिए वैक्सीन है। कोई भी कैंसर के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास काफ़ी टेस्ट है और वैक्सीन है जिसे हमें कैंसर होने से बचाव मिल सकती है। कैंसर होने से पहले हम इसका बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैक्सीन हमें 11 साल से 13 साल की बच्चियों को दिला देना चाहिए क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये वायरस के कारण होता है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से आता है। इसीलिए बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले हमें अपनी फीमेल्स को, अपनी बेटियों को ये वैक्सीन दिला देना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम स्क्रीन प्रॉपरली करें सर्वाइकल कैंसर के लिए और ये जो स्क्रीनिंग है वो 30 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स की फीमेल्स में होता है और जो वैक्सीन है वो 11 से 13 ईयर्स की बच्चियों को हम लोग दिलवाते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों को ये वैक्सीन हम लोग दिला सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, इसीलिए इसकी जागरूकता, इसका जो अवेयरनेस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मारवाड़ी व मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से आज हम लोगों ने डॉक्टर वर्षा नाथानी के क्लिनिक में एक कैंप लगाया। इसमें कैंप में हम लोग ने ये बताया कि लेडीज़ों के बीच में, हमारी लेडीज़ों को एक सर्वाइकल कैंसर नाम की बीमारी होती है। सर्वाइकल जो आमतौर से लोगों को जानकारी होती है कि पीठ के दर्द को सर्वाइकल कहते हैं, वैसा नहीं है। ऐसा है कि जो लेडीज़ों को सर्वाइकल कैंसर होती है जो फैलोपियन ट्यूब में होती हैं, यूट्रस में होती है, उसके बारे में कि कैसे ये होती है। जैसे एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है उसके अनुसार होता है, या मतलब कभी हम लोग की कोई लेडीज़ होती हैं, कोई लड़कियाँ होती हैं आज के डेट में जो समय के पहले ही मीन्स उनकी शादी कर दी जाती है, या फिर जो कभी सिगरेट बीड़ी पीती हैं, उन सब चीज़ों के कारण भी सर्वाइकल कैंसर होता है और उसके क्या परिणाम होते हैं उस बारे में आज हमारी डॉक्टर वर्षा नाथानी ने डॉक्टर सिद्धार्थ नाथानी भैया की मदद से हमें ये बताया। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में शुरू हुए वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हस्तशिल्प के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री मेला का उद्घाटन डीएम प्रणव कुमार ने फीता काटकर किया। 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलने वाले इस मेले का आयोजन एमएसएमई मंत्रालय के स्फूर्ति परियोजना के तहत किया गया है। मेले में लगभग 30 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं जहां अलग अलग जगहों से कारीगर अपनी हस्तशिल्प कला से बने हुए उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, जूट एवं बनाना नेचुरल फाइबर क्लस्टर के कारीगरों द्वारा बनाए गए आर्ट एवं क्राफ्ट की भी पहली बार प्रदर्शनी एवं बिक्री की व्यवस्था की गई है। मेले का मुख्य आकर्षण सिक्की कला के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री है। इस तरह का मेला निश्चित रूप से जिले के स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर अपने शिल्प और कला के काम को प्रदर्शित करने का नया अवसर प्रदान कर रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले यह मेला कलाकारों और शिल्पकारों के लिए एक नया आयाम बना हुआ है। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस मेले में आकर कारीगरों का हौसला बढ़ाने के लिए कम से कम एक उत्पाद को जरूर खरीदना चाहिए। इस मेले के आयोजन का मूल उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से लघु कुटीर उद्योग, बुनकर, छोटे व्यापारी, उद्यमी और उपभोक्ताओं को एक सीधा एवं विस्तृत बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। जी, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में और विशेष रूप से अर्चना बाली जी की पहल से जिले में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया है और इसके लिए आरडीएस कॉलेज के प्रांगण में स्थान दिया गया और 100 से भी अधिक जगहों से लोगों के प्रतिभाग किया जा रहा है और निश्चित रूप से काफ़ी एक बेहतर पहल है और प्लेटफॉर्म है यहाँ के लोगों के लिए भी कि जो शिल्पी हैं, जो हमारे समाज के शिल्पी हैं और अपने हस्तकला के माध्यम से विभिन्न चीज़ों का निर्माण करते हैं, न सिर्फ यहाँ के लोग उसको देख पाएंगे बल्कि उन शिल्पियों के लिए भी एक बेहतर चीज़ होगी कि उन्होंने जो अपना निर्माण किया है वो जगह जगह तक दूर दूर तक पहुँच पाएगा। तो इस तरह के मेले का हम स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेला काफ़ी सफल होगा। दक्ष वार्षिक खेल कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर शनिवार को आयोजित बैठक में मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने कई दिशा निर्देश दिए। एलएस कॉलेज, खेल भवन, सिकंदरपुर स्टेडियम और खुदीराम बोस मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आयोजन स्थल की साफ सफाई,
शुद्ध पेयजल एवं चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रतियोगिता के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात रहेंगे। 2 मार्च की सुबह 10:30 बजे प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा। 4 मार्च तक चलने वाले इस खेल प्रतियोगिता में 27 खेल का आयोजन होना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला खेल संघ के सचिव, अध्यक्ष, आप सभी का आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।